देहरादून में सीएम धामी ने ऊर्जा विभाग की अलग अलग स्कीम्स का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो हमारे देश की दुनिया के प्रति प्रतिबद्धता है उसे व्यक्त किया है। उन्होंने पंचामृत कार्य योजना के तहत भारत में साल 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री ने हाइड्रो उत्पादन और उद्योगों में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की। साथ ही प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर पंप और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान भी की जा रही है। धारणा में था कि आज जिस प्रकार की हमको आवश्यकता है और जब हमारा राज्य बन रहा था, राज्य बनते समय जो राज्य की मूल अवधारणा में था कि ये राज्य हमारा ऊर्जा प्रदेश बनेगा। निश्चित रूप से हम कुछ आगे बढ़े भी हैं, लेकिन अभी हमें बहुत काम करना है, इस दिशा में बहुत आगे बढ़ना है और इसमें अक्षय ऊर्जा, उरेडा, इनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आज ऊर्जा की हमको आवश्यकता है, वास्तव में उसके लिए हमको बहुत सारे अन्य विकल्पों पर भी विचार करना है। उसमें इस रिन्यूएबल एनर्जी का महत्व बहुत अधिक है और पूरे देश में इसका महत्व और पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। उधर वुमेन्स एशिया कप 2024 में भारतीय टीम ने जीत के साथ आगाज किया। रंगीरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया, जिसको लेकर सीएम धामी ने ट्वीट किया, खिलाड़ियों को बधाई दी। सीएम ने पोस्ट करते हुए लिखा, शाबाश टीम इंडिया, पाकिस्तान को हराने वाली टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। आपकी इस उपलब्धि पर प्रत्येक देशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वहीं कावड़ मार्ग में पड़ने वाली दुकानों और ठेलों पर मालिकों को अपना नाम लिखना ही होगा। कावड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाली दुकानों पर नाम लिखने का आदेश यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी लागू हो चुका है। राजनेताओं और धार्मिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। फिर भी एक बात साफ हो गई है कि दुकानों पर सभी को अपने नाम अब लिखने ही पड़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। घनश्याम हो या इमरान, सबको लिखना होगा नाम। उत्तराखंड में कावड़ यात्रा पर जारी नया फरमान। होटल ढाबा संचालकों को बतानी होगी पहचान। पहले बताओ नाम, फिर चलाओ दुकान। महादेव का पवित्र महीना सावन 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सभी शिव भक्तों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। सावन लगने के साथ ही कावड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। कावड़ यात्रा शुरू होने पर सभी राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी कावड़ यात्रा के दौरान सड़क किनारे लगने वाली अस्थायी दुकानों के मालिकों को असली नेम प्लेट लगानी होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क किनारे ठेला, होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वालों को सत्यापन कराने का भी निर्देश दिया है, ताकि कावड़ियों को पता चल सके कि वे जिस दुकान या ठेले पर जा रही हैं, वो हिंदू की दुकान है या मुस्लिम की। ये आदेश उन्होंने व्यवस्था कायम रखने के नाम पर जारी किया। सीएम धामी ने कहा, अपनी पहचान बताने में किसी को क्या दिक्कत, ये किसी को टारगेट करके नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। हमारा राज्य तो पूरे भाईचारे वाला राज्य है। बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है, अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है। ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। केवल इतना भर है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कई बार आपराधिक घटनाएं भी सामने हुई हैं। हर की घड़ी पर कई सारे ऐसे मामले आए हैं कि बाद में जो है हमको अपवर्ड स्थिति से गुजरना पड़ा है, उस स्थिति से न गुजरना पड़े। और हम तो राज्य में, हमारा राज्य तो वैसे भी बहुत भाईचारे वाला राज्य है। यहाँ तो सब एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं, मिलकर रहते हैं। थैंक यू। माना जा रहा है कावड़ यात्रा के दौरान सड़क किनारे लगने वाले अस्थायी ढाबों और होटलों के मालिक गैर हिंदू होते हैं। इतना ही नहीं, इन होटलों पर खाना परोसने वाले भी गैर हिंदू होते हैं। इसके चलते कई बार कावड़ यात्रा के दौरान विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
बीते दिनों यूपी में कावड़ मार्ग पर अस्थायी दुकानों के बाहर प्रोपराइटर का नाम लिखने का आदेश भी जारी किया गया था। ऐसे में अब उत्तराखंड में भी इन अस्थायी दुकानों, होटलों और ढाबों के मालिकों और काम करने वालों का सत्यापन करना जरूरी कर दिया गया। बता दें, हरिद्वार एसएसपी ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। हरिद्वार एसएसपी के मुताबिक कावड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले ढाबों और होटल मालिकों को दुकान और उसमें काम करने वाले के नाम लिखने जरूरी है। साथ ही दुकानदारों का सत्यापन भी करवाना होगा। हरिद्वार पुलिस ने यह आदेश कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों को जारी कर दिया। देखिए, कावड़ की जो हमारी तैयारियां हैं, इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कावड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज को हम लोगों के द्वारा संचालकों और प्रोपराइटरों के नाम अंकित न करने वालों पर भी पुलिस शिकंजा कसती हुई। पुलिस इस मामले में चेकिंग अभियान चला रही है। सावन के कावड़ मेले की शुरुआत 22 जुलाई से होने जा रही है, जिसके लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। यात्रा और यात्रियों की सुरक्षा के इंतजाम को लेकर पुलिस मुस्तैदी से जुटी हुई है। वहीं होटल और ढाबा कारोबारियों के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए, साथ ही इसका पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। उत्तराखंड सरकार के इस फैसले के बाद सियासत गर्मा गई है। नया फरमान छिड़ा घमासान। नाम की दुकान, विरोधी क्यों परेशान? विरोधियों को नाम से आपत्ति क्यों? आखिर समस्या क्या नाम दिखाने में? इस फैसले पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सरकार को घेरा। ये बहुत ही बेहुदा निर्णय है, ये निंदनीय निर्णय है और ये निर्णय वर्षों पहले जिस छुआछूत अस्पृश्यता को देश ने तिलांजलि दे दी, समाज ने तिलांजलि दे दी, ये उसको दूसरे फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं, दूसरे फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं। यूं भी होटल, ढाबे, ठेलियां, दूसरों में लोग, ऐसा नहीं है कि यदि नहीं जानते कि कांवड़ यात्रा में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बता दें, कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िये खान-पान के मामले में काफी परहेज करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए धामी सरकार ने भी ये बड़ा कदम उठाया। कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है, तो कई संगठनों ने इसका समर्थन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र। वहीं हरिद्वार में कावड़ मेले को सकुशल संपन्न बनाने के लिए और कावड़ मेले में असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिए ज्वालापुर हरिद्वार पुलिस ने एक बड़ी पहल की। व्यापारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें कावड़ मेले को लेकर कई मानदंड तय किए गए। कावड़ मेले के दौरान मीट की दुकानें बंद रहेंगी। कावड़ मेले में ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग देने का भी आश्वासन दिया और कावड़ मेले के बाद पुलिस सम्मान समारोह आयोजित करने की बात कह रही है। सबके साथ पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट के मालिक और काफी जनप्रतिनिधि सभी आए हुए थे। सभी के साथ एक गहन चर्चा की गई, जिसपे कांवड़ रिलेटेड जो हमारी तैयारियां हैं हमने उनको भी अवगत कराया है सबको। और उसके अलावा सबसे अनुरोध किया है कि सब अपना सहयोग दें, ताकि हम इस कांवड़ मेले को और बेहतर बना सकें। सरकार का विचार है और जो खुल के हमारी दुकान के ऊपर भी हमारी फर्म का नाम होता है, इसी तरीके से सीधी और सच्ची बात अगर हम प्रोपराइटर के साथ लिखेंगे फर्म का नाम और प्रोपराइटर, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो आम जन है वो अपने मन से जिसको जहाँ से जैसा सामान पसंद आता है वो ले, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फर्म का नाम और प्रोपराइटर का नाम होना निहायत जरूरी है। वो जैसे ABC लिख देते हैं, सोनू, मोनू, नोनू, ये नहीं होना चाहिए। जो उसका आधार कार्ड में प्रॉपर नाम है प्रोपराइटर का, वो होना चाहिए। वहीं दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने को लेकर उठे विवाद के बीच धामी कैबिनेट ने 4 धाम के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने का फैसला किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का इस पर कहना है कि देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए सीएम धामी के योगदान को हमेशा जनता याद रखेगी। उन्होंने धामी सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मंदिर बनाने के लिए कहीं भी कोई भी रोक नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के 4 धाम और मंदिर के नाम पर कैबिनेट का ये फैसला सराहनीय है।
बता दें, यदि कोई व्यक्ति इन प्रसिद्ध और पवित्र धामों से मिलते जुलते नामों को लेकर मंदिर बनाता है या कोई धाम बनाता है तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। देखिए, मैं प्रारंभ से कहता हूं कि इस देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी का जो योगदान है वो सदैव यहाँ की जनता याद करेगी। कल का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, मंदिर बनने पे कहीं रोक टोक नहीं, श्रद्धा के हिसाब से हर व्यक्ति अपना मंदिर, अपने आराध्य देव का मंदिर बना सकता है। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड के 4 धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, इस धाम के नाम पर धाम जोड़ते हुए मंदिर के नाम पर जो कल कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस प्रकार की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड के अंदर जितना पंडा समाज है, पुरोहित समाज है, संत समाज है, ये इससे बहुत संतुष्ट है। और जो उनकी एक प्रकार की भ्रांति फैलाने का जो प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया गया, उस पर एक सीधा एक प्रकार से पटाक्ष विषय का बनता है। तो मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री का निर्णय स्वागत योग्य निर्णय है। और कांग्रेस का जो केदारनाथ की विधानसभा के बाई इलेक्शन को देखते हुए जो एक प्रकार से भ्रांति फैलाने का जो जनता के बीच जो काम किया जा रहा था, पूरे निर्वाणी अखाड़े में साधु संतों ने जिले के डीएम एसएसपी को धन्यवाद ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। संतों का कहना है कि दिल्ली में एक ट्रस्ट के द्वारा केदारनाथ धाम से इस नाम से मंदिर बनाया जा रहा था, जिसे लेकर साधु संतों ने आपत्ति की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए नियम बनाने का आश्वासन दिया था। इसलिए वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जता रहे हैं। मतलब दिल्ली में केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ धाम बनाने जा रहे हैं और किया था, उसमें इस तरह की भ्रांतियां फैली, समाज में भ्रांतियां फैली, तो इसलिए संत समाज में भी इसका आक्रोश था। और आक्रोश होने के कारण हम मुख्यमंत्री जी से भी बात करी और उन्होंने भी कहा गुरुजी मैं इसका जल्दी ही इसके लिए सख्त वो कानून बनवाऊंगा और करूंगा, ताकि इस तरह का दुरुपयोग कोई लोग नहीं करे। 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 52 पीठ है। तो इस तरह का कोई दुरुपयोग समिति बना के और कुछ अपने फायदे के लिए इस तरह का कार्य नहीं करे, तो इसीलिए हमने मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए साधुवाद दिया और धन्यवाद दिया। इसलिए ये जब आपने कहा ना, मैंने नाम नहीं लिया, एक चैनल पे हमने इसका खंडन भी किया है और हमने कहा है, मुख्यमंत्री से बात भी हुई, मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वीकार किया था, मुझे पता नहीं था, मैं किसी की भ्रांतियों में आ गया। मैं मुख्यमंत्री जी का भूरी प्रशंसा जितना करूं उतना कम है और वाकई इस यशस्वी मुख्यमंत्री का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक सनातन धर्म के लिए जो कार्य किया है, तथाकथित कुछ जो बनावटी साधु के भेष में आकर के अपनी दुकान चला रहे थे, अपनी छपास की बीमारी को वो समाज में परोस रहे थे, उस सब पे बैन लगा हुआ है और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। मैं तो इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी के परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा उसके एक धन्यवाद ज्ञापन हमें दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेषकर उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है कि जो कैबिनेट का निर्णय है उसकी वजह से जितने भी धाम हैं उनके नामों के दुरुपयोग में एक रोक लगेगी और जो अगर कोई करता भी है कोई ऐसा कृत्य तो उसके खिलाफ एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के जय मां भुवनेश्वरी देवी मंदिर में 24 जुलाई को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। ये कलश यात्रा बटकेश्वर महादेव मंदिर से पठर पानी तक निकाली जाएगी। साथ ही 1100 लीटर अखंड महाज्योति का शुभारंभ किया जाएगा, जिसका महंत उगिरी महाराज शुभारंभ करेंगे। साथ ही रुद्री पाठ देवताओं का पूजन किया जाएगा। कार्यक्रम में क्षेत्र ग्रामीण और भक्तजन प्रतिभाग लेंगे। कहना चाहता हूं कि 24 तारीख को 1100 लीटर सरसों के तेल का अखंड ज्योति का उद्घाटन श्री महंत ओमगिरी जी महाराज जी द्वारा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। आप कलश यात्रा बटकेश्वर महादेव परिसर पट्ठर पानी से भुवनेश्वरी मंदिर तक होगा। 25 तारीख से विष्णु महापुराण का आयोजन होना है। 4 अगस्त को विशाल भंडारा होगा। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि इस आयोजन को शांतिपूर्वक तन मन धन से सहयोग प्रदान करें
माँ भुवनेश्वरी मंदिर का आशीर्वाद लें। जय माता दी। वहीं लोकसभा चुनाव में हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस समीक्षा बैठक कर रही है। बैठक की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पीएल पुनिया 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। आज समीक्षा बैठक का तीसरा दिन है। दूसरे दिन टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल की समीक्षा बैठक हुई। बैठक की जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि विपक्ष ने 2 साल की सरकार के बावजूद भी उपचुनाव जीत लिए, इससे एक मिथक टूटा है। कोई भी चीज अगर पार्टी हाईकमान करता है तो वो भले के लिए करता है, और ये हकीकत भी है कि चुनाव के 2 महीने के अंदर आप बाई इलेक्शन हार गए, और इसका मतलब ये है कि जब बीजेपी को हम बाई इलेक्शन हरा सकते हैं तो हम 5 लोकसभा सीट भी जीत सकते थे, क्योंकि जनता में आक्रोश था बीजेपी को लेकर और कार्यकर्ता अच्छे से काम कर रहा था, इसीलिए हम बाई इलेक्शन जीत पाए। और पिछले 14 बाई इलेक्शंस का रिकॉर्ड है कि सत्ता पक्ष ही जीता है, विपक्ष कभी बाई इलेक्शन नहीं जीता। और 2 साल के शासन के कार्यकाल के बाद भी कांग्रेस को जिताया है। बीजेपी का 2 साल का शासन और है, उसके बावजूद भी कांग्रेस के साथियों को जनता ने जिताया। इसका मतलब जनता में एक माहौल था। उसके बावजूद भी और मुद्दे थे, अग्निवीर, अंकिता भंडारी, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, गन्ना किसान, हरिद्वार में गन्ना किसानों की फसलें चौपट होना, बाढ़ में। देखिए, कोई भी उत्तराखंड बेहतर शिक्षा के मामले में एडीजी इंडेक्स में एचडीडी इंडेक्स में देश में 4थे नंबर पर पहुंच गया, लेकिन चमोली जनपद के थराली विधानसभा की देवाल विकासखंड शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आई। राजकीय इंटर कॉलेज में खाली पड़े शिक्षकों के पद को भरा नहीं जा रहा, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर गहरा असर देखने को मिल रहा है। वहीं बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित अभिभावक संघ ने जहांपुर में उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए रिक्त पड़े शिक्षकों के पद जुलाई तक भरने की मांग की थी। वहीं मांग पूरी न होने पर अभिभावक संघ ने नारेबाजी करते हुए विशाल जुलूस निकाला। गुस्साए अभिभावकों ने सरकार और शिक्षा मंत्री समेत विभाग को 10 दिनों के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। में तो स्पष्ट ये है कि हमने पिछले बार भी आपको बताया था कि यहाँ पर अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले टीचरों की अभी तक शासन से नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि शासनादेश था कि अंग्रेजी माध्यम के टीचरों से ही शिक्षा पठन पाठन बच्चों का होना था। और इसके साथ साथ दुर्भाग्य की बात यह है कि उस अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं और अर्थशास्त्र का प्रवक्ता है और भूगोल का प्रवक्ता जो है काफी लंबे समय से रिक्त चल रहा है। और तो इस संबंध में हमने पिछले बार तहसील मुख्यालय में जाकर के अपना ज्ञापन दिया था और उससे हमने 7 जुलाई को आंदोलन के लिए उसमें अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इस बीच में हमारी विधानसभा उपचुनाव था, जिस कारण से हम आंदोलन को नहीं कर पाए। पर जो इंडेक्स जारी किया गया है पूरे सवालों के घेरे में मैं लाना चाहूँगा, इसलिए कि जैसे जिसके लिए अभी आंदोलन चल रहा है पीएम श्री अटल आदर्श विद्यालय देवाल के लिए, यहाँ पर 6 सालों से अंग्रेजी का पद रिक्त है, 3 सालों से अर्थशास्त्र का और इस शिक्षा सत्र से भूगोल का। देवाल की ही बात नहीं करूँगा, पूरे जिले चमोली में दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, इसी बीच इसको ये टीचरों के लिए की एक स्कूटी हुई थी जो अटल आदर्श विद्यालयों के लिए, तो चमोली जिले से 22 प्रवक्ताओं को अदर जिलों में भेज दिया गया, जबकि मात्र 1 शिक्षक चमोली जिले में आया है। तो अटल आदर्श विद्यालय में क्या स्थिति हुई स्वयं अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे पीटीए संघ के अध्यक्ष सोनी जी ने सरकार और शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से चेताया था कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय में अध्यापकों की समुचित व्यवस्था की जाए, लेकिन जैसा कि आजकल ट्रांसफर सत्र चल रहा है, अभी तक देवाल में एक भी अध्यापक उपलब्ध नहीं हो पाया। आज अभिभावकों ने एक रणनीति बनाई और एक जुलूस के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 28 तारीख तक अटल उत्कृष्ट विद्यालय देवाल को अध्यापक उपलब्ध नहीं होता है तो क्रमिक आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। इस बीच हमारा एक शिष्टमंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में देहरादून जाएगा, माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री और अपने शिक्षा सचिव से मुलाकात करेगा। अगर वहाँ समुचित समाधान हो जाता है
हमें अध्यापक उपलब्ध हो जाते हैं तो आंदोलन स्थगित समझा जाएगा, नहीं तो अनिश्चितकालीन आंदोलन यहाँ पर चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। वहीं मानसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया। मौसम विभाग ने वायु के अधिकांश जिलों के लिए आने वाले 24 से 48 घंटे तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गढ़वाल के अधिकांश जिलों सहित राजधानी देहरादून और मैदानी इलाकों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा, भारी बारिश को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की बेहद आवश्यकता है। खासकर इस दौरान नदी नालों के आसपास जाने से बचे, साथ ही आवागमन पर भी सतर्कता बरतें। तो देखिए, अभी तक जो बारिश की एक्टिविटी उत्तराखंड के लिए मानसून सीजन की बात करें, जो कि 1 जून से हो जाता शुरू हमारा और आज 19 जुलाई हो गई है, तो इस दौरान जो नॉर्मल जितनी बारिश मिलनी चाहिए हमको उतनी वो मिली है और ज़्यादा भी नॉर्मल के आसपास ही वो है। थोड़ा बहुत किसी में ज़्यादा, हल्का सा थोड़ा किसी नॉर्मल से, लेकिन नहीं विदिन नॉर्मल लिमिट है वो, मीन्स +19 और -19 के बीच 1-2 जगह से 1-2 डिस्ट्रिक्ट इस तरह है। आगे वो देखते हैं कि आज 19 तारीख जैसे तो आज भी हल्की से मध्यम बारिश तो अनेक जगहों तक में प्रदेश में है। भारी वर्षा की बात करें तो उसमें नैनीताल है या इधर देहरादून टेहरी बहुत है, इधर अंदर में देखें तो बागेश्वर, इनमें बिल्कुल संभावना है कि एक आध जगह में भारी वर्षा मिलेंगे। बाकी जगह मैं कहूँगा कि यहाँ हल्की से मध्यम बारिश अनेक जगहों तक में वो रहने वाली है। कल जब आप 20 तारीख को जा रहे हैं तो बारिश की जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। उत्तराखंड में मानसून की बारिश के साथ ही डेंगू का प्रकोप बढ़ने की भी संभावना बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए घर घर जाकर डेंगू की लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। सीएमओ देहरादून डॉक्टर संजय जैन ने बताया, डेंगू की लार्वा को नष्ट करने के लिए आशा कार्यकर्तियों को निर्देशित कर दिया गया। अब आशा कार्यकर्ताओं ने 1,63,000 से अधिक घरों का निरीक्षण कर लिया है। जब तक 1378 जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है और फिर उसके बाद उनका जुर्माना भी काटा गया। और अब तक कितनी जगह पे डेंगू का लार्वा मिला? जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले 15-20 दिन से देहरादून में काफी बारिश हो रही है, जगह जगह जल भराव भी हो रहा है। उससे पूर्व भी मानसून सेशन से पूर्व भी हमारे द्वारा नगर निगम के सहयोग से पूरी एक कार्य योजना बना ली गई थी, जिसमें हमारी 591 आशाएं तथा 25 आशा फैसिलिटेटर इसमें कार्य कर रही हैं, जो लोगों के घरों में जा जाके लोगों को जागरूक भी कर रही है। तो जहाँ कहीं भी लार्वा मिल रहा है उसको लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। तो नगर निगम के सहयोग से लार्विसाइडल एक्टिविटी तथा फॉगिंग एक्टिविटी कराई जा रही है। जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में भी हमारी ये 3 बैठक इसमें हो चुकी हैं। उनके द्वारा भी सभी विभागों को इसमें निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो उन संबंधित विभाग उसमें कार्रवाई करते हुए पानी को इकट्ठा न होने की कार्रवाई। खबर देहरादून से है, जहां रिस्पना आगे ISBT ब्रिज पर एक हादसा हो गया। स्कूटी सवार 2 पुलिसकर्मियों को बस ने कुचल दिया। इस हादसे में एक सब इंस्पेक्टर की जान चली गई, जबकि एक महिला पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं।